The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 2 दिन बाद यानी 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना का टीका लगना है। ये ऐलान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था, लेकिन टीकाकरण राज्यों को करना है और अब राज्य कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसे कंफ्यूजन के बीच आपको टीका कब लगेगा, कितने में लगेगा, खर्च कौन उठाएगा, टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा जब वेबसाइट के ठप पड़ने की कई लोग शिकायत कर रहे हैं। इन सारी बातों पर आज के शो में तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो यूपी के जौनपुर का है। इसमें अंबरपुर गांव निवासी बुजुर्ग तिलकधारी सिंह अपनी पत्नी का शव साइकिल पर लेकर भटकते दिख रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु 27 अप्रैल को अस्पताल में हुई। अस्पताल ने एम्बुलेंस से शव गांव भेजा। इसके बाद गांव वालों ने तिलकधारी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया उसके बारे में सोचकर डर लगता है। गाँव के कुछ लोगों ने तिलकधारी की पत्नी का अंतिम संस्कार रोक दिया। कोरोना के डर से बुजुर्ग को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। मामला जब वायरल हुआ तब पुलिस ने संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार करवाया। हम मीडिया की रफ्तों में लगातार सरकार की लापरवाही, सरकार की अक्षमता, सरकार की चूक की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, जवाबदेही तय करते हैं, लेकिन समाज की भी तो एक जवाबदेही है। उस गांव के लोगों की करुणा, उनकी मानवीयता खत्म हो गई क्या? ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं? ये कौन से लोग हैं जिनके अपने गुजर जाते हैं तब ही वो इस मामले की तासीर महसूस करते हैं? एक ऐसे वक्त में जब हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बिना जान पहचान के भी लोगों की मदद कर रहे हैं, तब अपने ही गांव के व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव, ये आईने की तरह काम करना चाहिए। हम सरकारों से सवाल पूछें, लल्लन टॉप तो रात दिन पूछता है और उसके लिए तमगे भी पाता है अलग अलग किस्म के, लेकिन ये सवाल समाज के लिए है। दिन के वीडियो के बाद अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी में कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात करेंगे। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कुल 3,60,960 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 3,293 लोगों की मौत हुई और इसके साथ ही भारत में कुल मौत का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा 66,358 केस महाराष्ट्र से, 32,921 यूपी से, 32,819 केरल से और 31,810 केस कर्नाटक से आए। सूची में अगला नंबर दिल्ली का, जहां से 24,149 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा की सरकार ने 4 दिन के लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्य भी लगातार इस तरह के ऐलान कर रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको लल्लन टॉप की खबरों में बताते रहते हैं। दूसरी सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर ऑक्सीजन के संकट को लेकर सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने आज हाईकोर्ट के सामने ऑक्सीजन अलॉटमेंट का नया प्लान रखा। कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके, जिसमें बताया कि किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन दी है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से सभी सप्लायर्स को ऑर्डर दिया। हर अस्पताल हर सप्लायर को रोज अपने स्टॉक का अपडेट भी देगा, साथ ही उस दिन उन्हें कितना ऑक्सीजन मिला ये भी बताएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को अलॉटमेंट ऑर्डर लागू करने की इजाजत दे दी है। तीसरी सुर्खी भी ऑक्सीजन के संकट से ही जुड़ी है। आज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री ने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स को जल्द से जल्द खरीदकर राज्यों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर खरीदने की मंजूरी भी दी गई। बैठक में पहले से स्वीकृत 713 पीएसए प्लांट्स के अलावा 500 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को भी मंजूरी दी गई। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली शिफ्ट करने का
उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कप्पन का इलाज दिल्ली में होगा, जब वे ठीक हो जाएं तो फिर से वापस मथुरा की जेल में शिफ्ट कर दिए जाएं। सिद्दीक कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते समय मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और कहा कि कप्पन के पास से जिस तेजस अखबार का पहचान पत्र मिला है वो पीएफआई का मुखपत्र है। इसके सिमी के साथ भी संबंध है। तेजस कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है इलाज के लिए। तब तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की बीमारी वाले हजारों कैदी हैं और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में पहले से ही अस्पताल क्षमता से अधिक भरे हुए हैं। पांचवी सुर्खी यूपी से है। पंचायत चुनाव के दौरान 135 शिक्षकों की मौत की खबर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स लागू न करवा पाने के लिए आपके अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि 2020 के आखिर में जब वायरस कमजोर हुआ था तब सरकार पंचायत चुनाव कराने में व्यस्त हुई। अगर उसने लगातार संक्रमण रोकने के लिए काम किया होता तो आज सरकार दूसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार होती। अगर हम अब भी लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करेंगे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकारते हुए यह भी कहा कि सब जानते हैं कि लापरवाही बरती गई है। सरकार माई वे और नो वे वाले एटीट्यूड को छोड़कर सबके सुझाव सुने। हाईकोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और पूछा है कि अगली तारीख 3 मई को बताएं कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स लागू करवाने में वो नाकाम क्यों रहा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के 27 अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा क्यों न चलाया जाए, इस पर अपनी सफाई दें। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात टीकाकरण की। कई जगह से ऐसे वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं कि लोग टीकाकरण के लिए केंद्रों पर जा रहे हैं लेकिन उन्हें लौटा दिया जा रहा है, ये कहकर कि वैक्सीन तो है नहीं, जब सप्लाई आएगी तब लगाए जाएंगे टीके। वैक्सीन सेंटर पर भारी भीड़ वाले भी कई वीडियो आ रहे हैं। तो एक तरफ तो हम 2 दिन बाद वैक्सीन का अगला चरण शुरू करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू होना है और दूसरी तरफ 45 साल वालों को ही टीके सब जगह नहीं मिल रहे। तो फिर 18+ वालों को कैसे मिलेंगे? क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने इसका कोई नया इंतजाम किया है? अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और तैयारी में हैं कि मई की पहली तारीख को या पहले हफ्ते में जाकर टीका लगवा लेंगे, तो क्या ये मुमकिन है? टीकाकरण को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार क्या कह रही है और अलग अलग राज्य सरकारें क्या कह रही हैं? कितने टीके बन रहे हैं? कितनों की कमी है? टीका सरकार लगाएगी कि आपकी जेब से पैसा जाएगा? रेट कितना होगा? सारी बातें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, टीके हैं या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन लगवाने के लिए क्या करना है, उसका प्रोसेस क्या है, पहले भी बताया, फिर समझ लीजिए। अभी तक ऐसा था कि टीका लगवाने के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं वेबसाइट पर तब भी काम चल जाता था। 45 साल से उम्र अगर किसी की ज़्यादा है तो वो अपना पहचान पत्र, ज़्यादातर केसेस में आधार कार्ड लेकर टीके लगवा सकते थे मौके पर रजिस्ट्रेशन करवा के। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए ऐसे नहीं होगा। कोई भी टहलते हुए आकर टीका लगवा ले, काम आसान इतना नहीं। करना क्या पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसी के हिसाब से टीके लगाए जाएंगे। सरकार ने कहा ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ ना उमड़े, अव्यवस्था ना फैले। रजिस्ट्रेशन कैसे होना है समझ लीजिए। आज यानी बुधवार शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आरोग्य सेतु के ट्विटर हैंडल से भी रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई। इसमें लिखा था कि कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप या फिर उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन का तरीका आसान है। आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.cowin.gov.in। इस वेबसाइट को या ऐप को डाउनलोड करके खोलने पर सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। फिर पहचान पत्र की डिटेल, नाम और उम्र जैसी बाकी जानकारी भरनी होगी। इससे आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद शेड्यूल के ऑप्शन पर जाना होगा। इसमें पिन कोड डालकर अपने आसपास का वैक्सीनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा, साथ ही दिन और समय। इसके बाद कंफर्म करने से ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप से भी आप कोविन टैब पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार ने ये व्यवस्था इसलिए की ताकि टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ न जुटे, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही ऐप पर भीड़ जुट गई। ये शुरू होते ही सरकार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला इंतजाम बिगड़ गया। मोबाइल नंबर डालने के बाद भी OTP नहीं आ रहा था। हम मान सकते हैं कि एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों के ऐप इस्तेमाल करने से ऐसा हुआ हो, लेकिन इसकी बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी। ये तो बात हुई रजिस्ट्रेशन की।
लेकिन रजिस्ट्रेशन होने पर टीका लग जाएगा, इसमें अभी संशय है, फौरन लग जाएगा। अब जिसका रजिस्ट्रेशन हो भी गया उसको टीका कब लगेगा, किस राज्य में कहाँ क्या स्थिति है, अभी कुछ तय नहीं। केंद्र सरकार ने 1 मई की तारीख दी, लेकिन राज्य कह रहे हैं कि हम अभी नहीं कर पाएंगे, यानी एक कन्फ्यूजन है। दिक्कत कहाँ आ रही है? मोदी सरकार और राज्य सरकार के बयानों में ये अलगाव क्यों है? पहले केंद्र का पक्ष। अभी तक जो टीकाकरण हो रहा था उसमें सारी भूमिका केंद्र की थी। केंद्र सरकार का पैसा, केंद्र सरकार ही मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन खरीद रही थी और फिर राज्यों को वैक्सीन के डोज बांट रही थी। और शुरू के 2 फेज में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर 60 साल और उसके बाद 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई गई। जब 45 साल से कम वालों को वैक्सीन लगाने की बात आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने नीति बदली। 1 मई से टीकाकरण का जो तीसरा चरण शुरू हो रहा है उसमें नियम अलग होंगे। नई टीकाकरण नीति क्या है, इसकी कुछ बातें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताई और राज्यों को चिट्ठी लिखकर भी केंद्र ने खेल के नए नियम समझा दिए। वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसके बड़े बिंदु समझिए। पहली बात, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है वैक्सीन लगवा सकता है। दूसरी बात, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जितने डोज महीने भर में बनाएंगी उसका आधा यानी 50% केंद्र सरकार को बेचना पड़ेगा। बाकी का आधा राज्यों या निजी कंपनियों को खुले बाजार में बेचा जा सकता है। भारत में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली हर कंपनी पर यह नियम लागू होगा। हालांकि कोई वैक्सीन पूरी तरह से इस्तेमाल लायक बनकर बाहर से आयात की जाती है तो वहां यह नियम लागू नहीं होगा। उस वैक्सीन को राज्य सरकार या कोई कंपनी कितना भी खरीद सकती है। 1 मई से नियम लागू। लेकिन अब तक क्या हो रहा है? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सारे डोज केंद्र सरकार को बेचते रहे हैं। अभी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ये 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं और उन्होंने सारी वैक्सीन केंद्र सरकार को ही दी। फिर केंद्र तय करता था कि किस राज्य को कितनी डोज देनी है। लेकिन मई से अगले 3 महीनों में भारत बायोटेक ने 5.5 करोड़ और सीरम इंस्टीट्यूट ने 11 करोड़ टीके केंद्र सरकार को देने का वायदा किया है। यानी अगले 3 महीनों में इतने टीके केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से लेगी और ये कुल उत्पादन का 50% होगा। तीसरा बिंदु, वैक्सीन का दाम। 45 साल से ऊपर वालों को केंद्र सरकार फ्री में वैक्सीन लगवा रही है, पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। जो लोग निजी केंद्र पर जा रहे हैं उन्हें जरूर 250 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव है। 18 से 44 साल वालों के लिए टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार नहीं उठा रही है। इस एज ग्रुप को या तो राज्य टीके लगवाए या फिर लोग अपने पैसे खर्च कर किसी निजी अस्पताल से टीके लगवाएं। यानी बात अब पूरी तरह से राज्य सरकारों पर आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर मनमर्जी से वैक्सीन के दाम बढ़ाते जाएं। वैक्सीन नीति में ये बात है कि मैन्युफैक्चरर्स को राज्यों से पहले ही रेट को लेकर करार करना होगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को एडवांस में वैक्सीन के रेट का ऐलान भी करना होगा और इसी रेट के हिसाब से राज्य सरकारें या प्राइवेट कंपनियां वैक्सीन के ऑर्डर देंगी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन लगाएंगे उन्हें भी रेट पारदर्शी तरीके से बताना पड़ेगा। यानी वैक्सीन के मनमाने दाम नहीं ले सकते, सरकार इस पर नियंत्रण रखेगी। चौथा बिंदु यह है कि केंद्र सरकार जो वैक्सीन खरीद रही है उसका इस्तेमाल 45 साल से ऊपर वालों के लिए होता रहेगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी ये मिलती रहेंगी। मौजूदा तरीके से ही केंद्र राज्यों को अपने हिस्से की वैक्सीन देता रहेगा। क्राइटेरिया ये देखा जाएगा कि किस राज्य में कितना इन्फेक्शन फैल रहा है, किस राज्य को फौरी तौर पर ज़्यादा ज़रूरत है या फिर वैक्सीनेशन में उस राज्य की परफॉर्मेंस कैसी है, इसके हिसाब से राज्यवार कोटा तय होगा। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों को एक और निर्देश दिया। सभी राज्यों को कहा कि हमारी तरफ से जो वैक्सीन दी गई हैं वो 18 से 44 साल वालों को नहीं लगाई जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों को चिट्ठी भेजी, कहा कि केंद्र सरकार जो वैक्सीन दे रही है वो 45 से कम उम्र वालों पर इस्तेमाल न की जाए, उसे जो पहले से अप्रूव्ड लोग हैं उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाए। अब 44 से 18 के बीच के ब्रैकेट में वैक्सीन लगनी है। राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं, केंद्र कह रहा है कि हम जो दे रहे हैं उससे लगा नहीं सकते। राज्य सरकारें अपने पैसे से खरीद कर वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन का पैसा लगवाने वालों से लें, ये सब विकल्प बचते हैं। पर राज्य कह रहे हैं कि वैक्सीन मिल कहाँ रही है, अभी 45 से ऊपर वालों के लिए पर्याप्त वैक्सीन है नहीं। इसके जवाब में केंद्र बोला कि हमने इन राज्यों को वैक्सीन की इतने डोज दिए, आंकड़े गिनवा दिए। कहा कि सारे राज्यों के पास 28 अप्रैल की सुबह तक सब राज्यों को मिलाकर 1,06,000 डोज बचे हैं। अगले 3 दिन में 57,70,000 डोज और दिए जाएंगे। किस राज्य के पास कितने डोज बचे हैं, केंद्र ने इसका विस्तार से जवाब देने के अलावा एक बात और गिनवाई कि हर राज्य में वैक्सीन की कितनी बर्बादी हुई। जैसे तमिलनाडु में करीब 9% डोज बर्बाद हुए, असम में ये आंकड़ा 8% का है, पंजाब में 5%, बिहार में भी इतना ही और राजस्थान में 4.25%। ये तो केंद्र का पक्ष हो गया। अब राज्यों वाले हिस्से पर आते हैं। 18 से 44 वालों को वैक्सीन लगाने की सारी जिम्मेदारी राज्यों पर है और राज्य कह रहे हैं कि 1 मई से हम वैक्सीन कैसे लगाएं, हमारे पास नहीं है। गैर बीजेपी शासित राज्यों की यह भी शिकायत है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर अभी
ऑर्डर नहीं ले रहे। जैसे राजस्थान, हमने आपको बताया था राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास इस नए एज ग्रुप में 3.25 करोड़ लोग हैं, यानी तकरीबन 7 करोड़ वैक्सीन डोज चाहिए। लेकिन जब सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क किया कि 4.5 करोड़ डोज का ऑर्डर देना है, तो इंस्टीट्यूट ने बताया कि 15 मई तक तो सिर्फ केंद्र सरकार का ऑर्डर ही पूरा कर पाएंगे, यानी अभी राज्यों को वैक्सीन मिलना आसान नहीं है। ऐसा ही उदाहरण छत्तीसगढ़ से भी आया। वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम तो 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगाना चाहते हैं, पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए 1 मई से नहीं लगा पाएंगे। ये बात पंजाब और झारखंड ने भी कही। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों से भी खबर आई कि वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अभी सप्लाई नहीं हुई है। कुल मिलाकर सबसे अहम 2 बातें हैं, एक वैक्सीन की कीमत और दूसरी उपलब्धता। केंद्र सरकार कह रही है कि जितने डोज राज्यों को दिए वो 45 से कम वालों को नहीं लगाने। राज्य पूछ रहे हैं फिर हम 1 मई से टीकाकरण शुरू कैसे करें, नए टीके तो मिल ही नहीं रहे बाजार में। तो सवाल आता है कि क्या देश में अभी पर्याप्त टीके नहीं बन रहे? जितनी वैक्सीन की देश को 1 मई से ज़रूरत है, क्या उसका उत्पादन नहीं हो रहा? अभी सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट। इसके सीईओ आधार पूनावाला ने बताया कि उनकी कंपनी रोजाना 20 लाख डोज तैयार कर रही है, महीने में लगभग 6 करोड़ डोज। कंपनी ने भारत सरकार से 3,000 करोड़ की आर्थिक मदद भी मांगी थी। आधार पूनावाला ने बताया कि कंपनी को यदि ये आर्थिक मदद मिल जाती है तो कंपनी हर महीने वैक्सीन के कम से कम 11 करोड़ डोज तैयार कर सकेगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उत्पादन में ये बढ़ोतरी जून के महीने में ही हो सकती है, यानी वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ने में अभी समय है। आधार पूनावाला ने अपनी वैक्सीन का रेट भी 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये करने की बात कही और कहा कि लोक हित में ये फैसला कर रहे हैं। इसके अलावा देश में वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनी भारत बायोटेक है। फरवरी मार्च के महीने तक भारत बायोटेक हर महीने कोवैक्सीन की लगभग 1 करोड़ डोज बना रही थी। 20 अप्रैल को कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कंपनी अपना उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बढ़ा रही है। ऐसा करके कंपनी हर साल कोवैक्सीन के 70 करोड़ डोज बनाना चाहती है। ये तो हुई इनकी नीयत की, महत्वाकांक्षा की बात कि कितनी डोज बनाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आर्थिक मदद की बात आई थी, तो एक आंकड़ा आपको और बता दें। कई रपटें ऐसी आई कि इन दोनों कंपनियों को भारत सरकार की ओर से 4,500 करोड़ की अनुदान राशि दी गई। लेकिन बात अभी भी वही है, प्रोडक्शन बढ़ने में टाइम लगेगा। स्पुतनिक की अभी सप्लाई नहीं है और 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होना है। अब ये जब ऐलान किया गया था तब वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर क्या कोई जांच पड़ताल नहीं की गई थी कि ऐसे ही कभी टीका उत्सव, कभी तीसरा चरण? कुल मिलाकर वैक्सीन की कमी है। गैर बीजेपी शासित राज्य खुलकर बोल रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों में ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि वैक्सीन की किल्लत है। यूपी के एक आईएएस अधिकारी, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पहला सवाल वैक्सीन की उपलब्धता का है, वैक्सीन होगी तभी लगेगी, लेकिन राज्य सरकार इसे मानना नहीं चाह रही। दूसरा सवाल है बजट का। जब तक वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार ने 150 रुपये प्रति डोज रखा था तब सही था, लेकिन अब कंपनियां अलग अलग मूल्य तय कर रही हैं, राज्य के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग। ये पहले के दाम से ज़्यादा है और राज्य का वैक्सीन का बजट भी इससे गड़बड़ा चुका है। इन सब चीज़ों को सुलझा भी लिया जाए तो अगली दिक्कत गाँव की है। गांव में वैक्सीन पहुंचाएंगे कैसे? क्या आशा वर्कर और एएनएम को ये सुविधा दी जाएगी कि वो पोलियो की तरह वैक्सीन घर घर जाकर लगा सकें? क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अभी भी वैक्सीन लेने में झिझक रहा है और अगर इसको हमने दुरुस्त कर लिया तभी चीज़ें संभल सकती हैं। यानी समस्या की जड़ में है उपलब्धता। ये बात अधिकारी भी मानते हैं, लेकिन दिक्कत इतनी छोटी नहीं कि ऑर्डर की डिलीवरी हुई और वैक्सीन लगना शुरू। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी विशेषज्ञ प्रोफेसर दिलीप मावलंकर, हमने उनसे पूछा कि ये माजरा क्या है और कैसे सुलझेगा। वैक्सीनेशन मिलेगी, बट जैसे जैसे फर्स्ट में नजदीक आ रहा है और ज्यादा उसके वैक्सीनेशन की माहिती बाहर निकल रही है, तब ये जरूर लग रहा है कि पहली में आ जाएगी, बट 18 से लेके 45 तक के लोगों के लिए वैक्सीन कहाँ कहाँ मिलेगी उसके सामने बहुत प्रश्नार्थ है। क्योंकि काफी स्टेट्स ने, 14-15 स्टेट्स ने ऑर्डर तो दे दिए हैं वैक्सीन के, जो मीडिया में भी आया था, बट वो ऑर्डर दिए हुए हैं। वैक्सीन आने में कम से कम 2-3-4 हफ्ते का टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2 कंपनीज हैं, कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट बताता है उसकी कैपेसिटी 7 करोड़ डोज की है पर मंथ। वो जून से 10 करोड़ या जुलाई से 10 करोड़ डोज पर मंथ की हो सकती है, और जो भारत बायोटेक है उसकी 1-2 करोड़ की है। तो सब मिला के 8 करोड़ आप गिन लो, ज्यादा से ज्यादा डोज बताते। जो हमारी ये पॉपुलेशन है 18 के ऊपर की, वो करीबन 80 करोड़ के आसपास की ये पॉपुलेशन है। तो उसको 2 डोज गिने तो
160 करोड़ डोज की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट को उससे लेना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है 45 के ऊपर वालों को सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि वो फ्री में देंगे। तो ये बीच वाला जो ग्रुप है 18 से 45 वालों के लिए, उसके सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा रहेगा कि हम रजिस्टर करवा लें आज शाम 4 बजे से, बट मैंने ऐसा भी सुना है कि रजिस्टर आप करवा सकते हैं, बट जब तक वैक्सीन डोजेज नहीं आएंगी तब आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। तो अब जितनी वैक्सीन है फिलहाल उससे ही काम चलाना है, और ये काम कैसे चलेगा ये भी जान लीजिए। रास्ता तो ये है कि हर एक स्टेट ने अपने लोगों को खुद बता देना चाहिए कि हमने इतना वैक्सीन ऑर्डर किया है, वो ये तारीख को आएगा, उसके बाद में ये हमारा प्रोटोकॉल रहेगा। उसमें मेरा एक सुझाव मैंने 2 महीने पहले लिखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट और जो सिटीज में सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं उसमें सबसे पहले वैक्सीन दी जाए। गुजरात की बात करूं तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बड़ौदा, ये 4 सिटी में 60-70% केसेस हैं। तो क्यों ना हम पहले जो डोजेज आएंगे उनको दे दें और बाद के शहरों में जैसे जैसे डोज आए, ये हो सकता है। तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये महीने से वैक्सीन मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी जो स्पुतनिक वैक्सीन है, दूसरे मॉडर्ना, फाइजर और भी जो है नोवावैक्स, J&J, उसको भी भारत में लाने की कोशिश करे, क्योंकि ये 2 भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कितनी भी कैपेसिटी बढ़ाओ तो इतनी जल्दी बढ़ नहीं सकती है, और इतने डोज हमें, जो मैंने आपको बताया कि 160 करोड़ डोज चाहिए, तो वो तो मिलना बहुत ही मुश्किल, अगले कुछ महीनों नहीं शायद 1 साल के बाद भी वो उतने डोज हमें मिलेंगे कि नहीं, वो एक प्रश्न चिन्ह। आपने एक्सपर्ट्स की राय सुनी, अब हम दाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। कई राज्यों ने यह ऐलान किया है कि वो अपने नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं, जो कहना है कि सब खर्चा हम उठाएंगे। इसके अलावा कीमत के बारे में एक दूसरा पहलू है कि प्राइवेट अस्पतालों में जब वैक्सीन लगे तब कितनी कीमत हो या मैन्युफैक्चरर राज्यों को कितने पर दें। इस पर आज केंद्र सरकार के मंत्री समूह की एक अहम बैठक भी हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। यह रिपोर्ट तैयार किए जाने तक बैठक की बातें बाहर नहीं आई थी। जब भी ये जानकारी मिलेगी आपको ललन टॉप पर सूचित किया जाएगा। कुल मिलाकर बात ये कि टीकाकरण की तैयारी तो है हमारी और आपकी, लेकिन सरकार के स्तर पर यह तैयारी अभी अधूरी है। शो में अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। हम एक एक करके आपको राज्यवार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड की स्थिति क्या है। आज बात करेंगे राजस्थान की। जयपुर समेत राजस्थान के लगभग सभी जिलों में हाल ये है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे, अगर किसी तरह बेड मिल भी जाए तो ऑक्सीजन की किल्लत। इसके अलावा अस्पताल में स्टाफ नहीं है कि मरीजों को संभाल सके। इसकी पुष्टि के लिए आप ये वीडियो देखिए। जोधपुर का अस्पताल में बेड नहीं, कुर्सियों पर कतार में, फर्श पर मरीजों का इलाज। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर का हाल है। जोधपुर से आगे चलते हैं, एक और वीडियो देखते हैं। ये पीबीएम हॉस्पिटल के हालात बहुत विकेट होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लगभग अभी आधा घंटा से नहीं है, और ये ऑक्सीजन लेवल है जो बहुत नीचे टूट गया है। ये आधा घंटा से देखो इनका ऑक्सीजन लेवल है, ये जो 2-3 पे आ गया है। ये 95 पर मेंटेन करना चाहिए, जो 2-3 पर चल रहा है अभी। लगभग आधा घंटा हो गया। ये मरीज की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, और ये सरदार शहर से है, उनके साथ एक पत्नी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आपने बीकानेर में बिना ऑक्सीजन के तड़पते मरीजों को देखा। ये वीडियो अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। कहा जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बीते 40 मिनट से बंद है, जिसकी वजह से मरीजों की हालत खराब है। वीडियो में यह भी दावा कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अस्पताल की ओर से जांच बैठा दी गई। फिर बयान जारी कर कहा गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। वीडियो में दर्शाए मरीज जिसकी मृत्यु हुई वे सभी गंभीर थे, वेंटिलेटर पर थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मृत्यु हुई। जो सरकार अपनी गलती मान ले, लीपा पोती न करे तो सरकार क्या।
जोधपुर और बीकानेर के बाद राजधानी जयपुर का हाल भी सुनिए। बीते दिनों जयपुर के खाटका अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना। अस्पताल का स्टाफ बीमार मरीजों को उनके हाल पर छोड़ अस्पताल से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया। ऐसे मरीज जिनकी हालत गंभीर है, उनके परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। हमने आपको 3 शहरों के 3 अस्पतालों की स्थिति दिखाई। अब सरकार जो कह रही है वो भी बताते हैं। इंडिया टुडे के संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार का कहना है कि राजस्थान में न बेड की कमी है, न ऑक्सीजन की, न वेंटिलेटर की। राजस्थान की सरकार ने इसके लिए अपनी एक वेबसाइट covidinfo.rajasthan.gov.in भी लॉन्च की, जिसमें वो बताते रहते हैं कि किसी मरीज को अगर बेड, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वो कहाँ जा सकते हैं। बेड की उपलब्धता के बारे में भी 2 हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए। रियलिटी चेक के लिए जब हमने इस नंबर पर कॉल किया तो कहा गया दूसरे पर कॉल करिए, यहाँ पर बेड नहीं मिलता, ये कलेक्टर के कंट्रोल रूम का नंबर है, हम बेड के बारे में कुछ नहीं बता सकते। जब दूसरे नंबर पर कॉल किया गया तो 10 बार में भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। 11वीं बार में रिसीव हुआ तो बताया गया कि कहीं आईसीयू बेड खाली नहीं है, जबकि वेबसाइट पर जयपुर में 5 वेंटिलेटर आईसीयू बेड और 34 आईसीयू ऑक्सीजन बेड खाली दिख रहे थे। वेबसाइट का दावा कि सुबह 9 बजे, दोपहर में 2 बजे और रात 8 बजे अपडेट किया जाता है, लेकिन रपट में दावा कि सुबह से इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ। अगर कोई गंभीर मरीज सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर ट्राई करता है तो सोचिए कि कितना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। तो बात क्या है? बात यह है कि चाहे यूपी हो या दिल्ली, राजस्थान हो या कोई दूसरा प्रदेश, हर प्रदेश का हाल एक जैसा है। मरीज इलाज के अभाव में मर रहे हैं। जो विपक्ष में हैं वो सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं और जो सत्ता में हैं वो कुतर्क गढ़ रहे हैं। इन सरकारों का हिसाब जनता चुनाव में करेगी। फिलहाल तो इतना ही कहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए, इतना ख्याल कि अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, बचाव करना और कोई भी शुरुआती लक्षण दिखें तो फ़ौरन खुद को आइसोलेट करिए, अपना टेस्ट ज़रूर करवाइए। टेस्ट करवाने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।